आज का पहला टॉपिक है आपका पिंक ऑन कर दिया है भाई। पिंक इज नॉट इवन माई कलर, ब्लैक। पंजाब फ्लडिंग, ठीक है। पंजाब में अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है? फ्लडिंग देखने को मिल रही है। 20 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सब फ्लड प्रोन हो रखे हैं इस टाइम। पंजाब फ्लडिंग, ठीक है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। कॉलेजेस बंद हैं और कई सेक्शंस में पंजाब के हमको अर्बन फ्लडिंग भी देखने को मिल रही है और रूरल फ्लडिंग भी देखने को मिल रही है। क्या रीजंस हैं फ्लडिंग के पंजाब में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर किस लिहाज से? जीएस 1 ज्योग्राफी, और दूसरा क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट कहां पड़ता है? पेपर 3 जीएस 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही साथ एनवायरमेंट, वो भी आपका पेपर 3 में लाया करता है। ये पंजाब का मैप है, ठीक है। तो यहां 3 नदियां दिख रही हैं। पंजाब को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, ठीक है। इनका भी पानी ड्रेन होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कौन कौन सी नदियां डायरेक्टली ड्रेन करती हैं, तो मैप में हमको दिखाई दे रहा है ऊपर कौन कौन सी हैं। रवि, ब्यास, सतलज, ये 3 नदियां हैं जो ड्रेन करती हैं। ये 3 नदियां तो हमको दिख रही हैं। साथ ही साथ इन 3 नदियों के अलावा हमको क्या दिखता है कि कई ट्रिब्यूटरीज हैं, कई आपकी गली रिवर्स जो कहते हैं, ठीक है। पतली पतली ट्रिब्यूटरीज हैं, नाले हैं, ठीक है। वो पूरे पूरे पंजाब को मैप करती रहती हैं। ये 3 नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इससे कई ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं। तो पंजाब जो है जब एवरेज रेनफॉल के ऊपर विटनेस करता है, तो हमको देखने को मिलता है कि जो फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा प्रोलिफरेट करने लगता है, और ज्यादा प्रोलिफरेट करने लगता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो नदी दिख रही है रवि है, ये बियास है, और ये आपका सतलज है। ये क्या करती है? पूरे पंजाब को एक तरीके से ड्रेन कर देती है अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो नदियां हैं वो वहां के एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी हैं, सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इंडिया में कहां से एंटर किया है? पंजाब वाले रीजन से एंटर किया है, ठीक है। तो फर्टिलिटी के लिए और एग्रीकल्चर के व्यू पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ला निना वाला साल आता है, ला निना वाला साल आता है, दो कॉन्सेप्ट पढ़े ना, एल निनो और दूसरा ला निना। एल निनो क्या होगा? जब सूखा पड़ेगा। ला निना क्या होगा? जब एक्सेस एक्सेस रेनफॉल हमको देखने को मिलेगी। तो अबव एवरेज जब हमको रेनफॉल देखने को मिलती है, तो हमको ये देखने को मिलता है पंजाब जो है वो फ्रीक्वेंट फ्लडिंग का शिकार हो जाता है। पास में, अभी रिसेंट पास में हम देखें तो 1993 में, 1993 के बाद अभी आपका 2019 में, 2023 में, और फिर अभी 2025 में हमको वहां पे फ्लड्स विटनेस करने को मिल रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। रवि, बियास, सतलज जो है वो डायरेक्ट ड्रेनेज है वो बनाती है, और साथ ही साथ जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी काफी काफी पानी जो है उससे ड्रेन कर देती हैं पूरे पूरे पंजाब को। तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है। एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, सॉइल फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसीलिए एडवांस हो पाया गया है क्योंकि यहाँ पानी की उतनी कमी नहीं होती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आपका 1960 ऑनवर्ड चलना शुरू हुआ है, तो कई बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। वो आपके नहरें वगैरह निकाली गई हैं, नहरें वगैरह यहाँ से निकाली गई। तो इसने क्या किया? एग्रीकल्चर को, ग्रीन रिवॉल्यूशन को और बूस्ट किया है। लेकिन जब फ्लडिंग हो रही है, ओवर फ्लडिंग हो रही है, जब बांध के ऊपर पानी आ जा रहा है, तो हमको देखने को मिलता है कि पंजाब में फ्लडिंग एक मेजर समस्या है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको देखने को मिलती है। तो व्हाट आर द रीजंस? क्या रीजंस हैं कि इतने फ्रीक्वेंट फ्लडिंग जो है हमको देखने को मिल रही है? व्हाट आर द रीजंस? कुछ रीजंस तो हमको पता चल गए। क्या रीजंस हैं? नेचुरल रीजंस हैं कि नदियों का प्रदेश है, कई नदियां निकल रही हैं, ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इरिगेशन नेटवर्क्स हैं, उनको किससे बांधा गया है? दूसी बंध से। दूसी बंध, दूसी बंध एक चीज होती है, अभी लिखेंगे हम। दूसी बंध क्या होता है? जैसे एक तो डैम्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, जब आप कनाल्स निकालते हैं तो किनारे उसकी एम्बैंकमेंट्स बढ़ा देते हैं। किनारे उसकी एम्बैंकमेंट्स, जिसको बंध कहते हैं ना, वो आप बढ़ा देते हैं। तो बंध से आप पानी रोकने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रेनफॉल रहता है तो ये बंध जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी को रोक लेते हैं। लेकिन अबव एवरेज रेनफॉल हो जाती है तो ये जो बंध हैं वो टूट जाते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में भी होते हैं,
जो बंद हैं अपने उत्तर प्रदेश में, आप देखते होंगे, आप स्टेट हाईवे से जा रहे हैं, बगल में नदी भी बह रही है और वो एम्बैंकमेंट रहता है, मतलब वो थोड़ा रेस प्लेटफॉर्म रहता है, वो क्या करता है, पानी को रोक के रखता है और चैनलाइज करता है। तो पंजाब में इन्हीं बंद को दूसी बंद कहा जाता है। इस बार क्या देखने को मिला है, ये जो दूसी बंद हैं वो टूट गए हैं। तो दो कॉजेज हैं प्राइमरीली, और इसी के अंडर बाकी सारे कॉजेज हम पढ़ेंगे। एक कॉज क्या है, एक रीजन क्या है, नेचुरल रीजंस क्या, कि पानी बसता है। पानी कैसे, साउथ वेस्ट मानसून से आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून से आ रहा है। दूसरा किससे आ रहा है, मेडिटेरेनियन से आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से भी आ रहा है पानी। तो यहां पानी एक तो नेचुरल गिरता है, तो कुछ नेचुरल रीजंस हो गए, कई नदियां निकल रही हैं, पानी बरसात ज्यादा हो रही है, ये आपके नेचुरल रीजंस हो गए। दूसरा रीजन क्या हो गया, एंथ्रोपोजेनिक, मानवीय कारण, जो ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन इंड्यूस्ड फ्लडिंग के क्या कॉजेस हैं। पानी तो बरस ही रहा है, रेनफॉल हो रही है, नदियां बहुत बह रही हैं, लेकिन हमने भी कुछ गड़बड़ियां कर रखी हैं। वो गड़बड़ियां क्या हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, हैफेजर्ड तरीके से हम अपनी अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारे कुछ रीजंस हैं। पास्ट में चले जाओगे, हिस्टोरिकल पास्ट में चले जाओगे, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें की गई, ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, अनाज की पैदावार को बढ़ाना, मॉडर्न फार्मिंग को, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रमोट करना। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, उनको क्या चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए था, खूब ढेर सारा पानी भी चाहिए था। तो हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं। तो जो नाले हैं वो कई सारे निकाले गए हैं, कनाल्स हैं वो बहुत सारे निकाले गए हैं। साथ ही साथ भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। बड़े डैम प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे सतलज नदी पे हमने क्या किया है, भाखड़ा डैम किया है, ठीक है। बियास नदी पे हमने क्या बनाया है, पोंग डैम बनाया है। फिर तीसरी नदी कौन सी है, रवि, रवि पे हमने थेन डैम बनाया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सतलज पे भाखड़ा है, बियास पे आपका पोंग डैम है, और रवि पे आपका क्या है, थेन डैम है। अब ये जो डैम्स बने हैं, डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर डैम कंस्ट्रक्शंस, कई रीजंस हो सकता है ना। एक तो वाटर स्टोरेज एक रीजन हो सकता है, पानी को स्टोर करना, कि जब बरसात हो तो एक्सेस पानी है वो ड्रेन ना करे, तो हम उसको स्टोर कर लें, उसको साल भर यूज करें पीने के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए, ठीक है, या और भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए। दूसरा क्या कारण होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है। तीसरा क्या कारण होता है, इरिगेशन होता है। चौथा मतलब एग्रीकल्चर, इरिगेशन। चौथा क्या कारण होता है, फ्लड रेगुलेशन, कि आप जब पानी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसका जो बहाव है उसको भी रेगुलेट कर रहे हैं, उसका जो बहाव है, उसका जो फ्लो है, उसको भी रेगुलेट कर रहे हैं। तो चौथा कारण होता है आपका फ्लड रेगुलेशन। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स आए, इनका प्राइमरीली काम क्या था, इनका जो प्राइमरीली काम था जब ये इंस्टीट्यूशनलाइज किए गए थे, उनका काम था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये उस मंशा से नहीं बनाए गए थे, उस मंशा से नहीं बनाए गए थे कि फ्लड कभी आगे आएगा फ्यूचर में, उसको कंट्रोल किया जाएगा। फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी एम नहीं था इनका, ठीक है, ये इनका प्राइमरी एम नहीं था। प्राइमरी एम इन डैम्स का, भाखड़ा हो गया या पोंग हो गया, थेन हो गया, इनका काम ये था कि एग्रीकल्चर के लिए किस तरह वाटर को चैनलाइज किया जाए, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है ये कैसे जनरेट किया जाए। उस टाइम इस हिसाब से नहीं डिजाइन किया गया था प्राइमरीली कि आगे फ्यूचर में फ्लड्स आएंगे और फ्लड्स को रेगुलेट करने के लिए भी यूज किया जाएगा। इनके मैनेजमेंट के लिए जो बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं, बियास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। बीबीएमबी की जो रेगुलेशन है वो भी बहुत इनइफेक्टिव है, बहुत अप्रभावी रही है। उसी की वजह से हमको लगातार 2019, 2023, 2025 मतलब इतने कम कालखंड में हमको तीन बार फ्लडिंग की समस्या देखने को मिल गई है। तो नेचुरल कॉजेज आपको पता चल गए। नेचुरल क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी बह रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से भी आ रहा है, नदियां बहुत ज्यादा हैं, डैम्स बना दिए गए हैं,
कैनाल्स हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है। फिर जो डैम्स बनाए गए थे उनका प्राइमरी पर्पस जो था वो फ्लड वाटर को रेगुलेट करना नहीं था। प्राइमरी पर्पस इनका था एग्रीकल्चर और दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। इसके अलावा धूसी बंध, पूरे पंजाब में धूसी बंध बनाए गए थे, ठीक है, जो आजकल इनइफेक्टिव हो गए हैं, जो पिछले 2 से 3 डिकेड में उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं, क्योंकि बार बार क्या देखा जा रहा है, जो वाटर फ्लो है इनके ऊपर निकल जा रहा है और कई बार ये टूट जा रहे हैं। अब इसमें दूसरी चीज का जो छौका लग रहा है वो क्या है, अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रही है, इलीगल माइनिंग बहुत बढ़ गई है। जैसे नहीं रेत माफिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नदी से आपका रेत निकालते जाते हैं, तो जो आपके एम्बैंकमेंट्स हैं, जो बंध हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। तो कई जगह ये भी देखने को मिला है, ये जो बंध्स हैं वो टूट गए हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं, ठीक है। दूसरी बंध्स का टूटना एंथ्रोपोजेनिक कारण, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इलीगल माइनिंग। फिर जो डैम्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हमने लगाए थे वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। बियास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, बहुत अप्रभावी तरीके से काम कर रही है। आखिरी चीज क्या है, जो सेंटर और स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है, राज्य और केंद्र सरकार का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो बहुत अच्छा नहीं है। वो समन्वय अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा केंद्र सरकार एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, वो स्टेट को रियल टाइम में ही डिसेमिनेट कर पाएगी, नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन है, वो अपनी रिपोर्ट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को ठीक तरीके से इफेक्चुएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। केंद्र के और राज्य के जो अधिकारी हैं उनमें समन्वय नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन मिसमैच की वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, पंजाब में जो फ्लडिंग की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रही है। दीज वर सर्टेन रीजंस। क्या रीजंस है, नेचुरल रीजंस भी है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस है वो भी हमने बता दिए कि हम अपने मतलब मानवीय दृष्टिकोण से क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज नहीं किया है। क्लाइमेट चेंज का भी असर अब हमको देखने, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, नेचुरल में क्लाइमेट चेंज भी एक असर है कि रेनफॉल जो है वो इरेटिक होते जा रही है। रेनफॉल है वो भी बहुत इरेटिक, जो एरियाज अमूमन सूखे पड़े रहते थे अब वहां बाढ़ आ रही है। गुजरात में हमको बाढ़ देखने को मिल रही है पिछले 2-3 साल में, जहां पे सूखा पड़ता था, वो एरिया जहां बहुत अच्छा बरसात होता था वहां क्या हो रहा है, अब कम बरसात हो रही है। तो इससे क्या है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग है, जो अर्बन प्लानिंग है, अर्बन पॉलिसीज हैं, वो भी फेल कर रही हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कुछ हैं और दूसरे क्या हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, व्हाट आर द स्टेप्स, इनिशिएटिव जो सरकार ले सकती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये फ्लडिंग की पंजाब में जो एक पेरेनियल समस्या बन गई है फ्लडिंग, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम आपको पता चल गया, प्रॉब्लम आपने डायग्नोस कर ली है तो सोल्यूशन भी आप निकाल लेंगे। एक मेजर समस्या क्या है एंथ्रोपोजेनिक में ही, कि केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय नहीं है, कम्युनिकेशन मिसमैच या कम्युनिकेशन गैप है। तो ये जो संवाद है वो बढ़ाया जाए, केंद्र और राज्य के बीच का जो संवाद है वो बढ़ाया जाए। तो इससे क्या होगा, जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो रियल टाइम हम शेयर कर पाएंगे, ठीक है। दिल्ली में बैठी सरकार अगर पंजाब में, चंडीगढ़ में बैठी सरकार को सूचित कर दे रही है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा है समय समय पर पहुंचा दे रही है, तो वहां पे जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगी। तो एक चीज हो गई आपका बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। दूसरा क्या, अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे बहुत पुराने, अब अभी के जो धूसी बंध वगैरह वो कब के बने हुए हैं, सन 60 के बने हुए हैं, 70 के बने हुए हैं, ठीक है, 50-60 साल हो गया इनको। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, इनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने की जरूरत है, उनमें एक लचीलापन लाने की जरूरत है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या है, अभी रिसेंट फिनोमेना है, सन 90 के बाद का है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो कब का बना हुआ है, पहले का बना हुआ है। जो मोहाली शहर है, चंडीगढ़ शहर है, या और भी जो तरन तारन है, कई सारे आपके शहर हैं पंजाब में, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कब का बना हुआ है, वो बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, ठीक है। वो आजकल का जो टोरेंशियल डाउनपोर है उसको नहीं झेल सकता है।
लखनऊ जब बनाया गया था तो कितने लोगों के लिए बनाया गया होगा? 5 लाख 7 लाख लोगों के लिए बनाया गया। आज देखो मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन लखनऊ। लेकिन हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या है? वो अभी भी उतना ही पुराना है, अभी भी उतना ही पुराना है। थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, कहीं आपकी पाइपलाइन जल निगम वाले डाल दिए, नगर निगम वाले डाल दिए। तो इस सूरत हाल में अचानक से जब डाउनपोर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? लखनऊ में भी फ्लडिंग होगी ना। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्या करना है? अपग्रेड करते रहना है। दूसरा पॉइंट जो तुमने बताया, बियास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है, वो अब उतना प्रभावी नहीं रहा है, अप्रभावी हो गया। तो उसको, उसका जो गवर्नेंस पैराडाइम है, गवर्नेंस का जो मिलियू है, उसको भी बेटर करने की आवश्यकता है। उसका जो गवर्नेंस है, भाखड़ा बियास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, इसको बेटर करने की जरूरत है। ठीक है, बीबीएमबी गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म्स। और बताओ, रेगुलेटरी बॉडी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स, वो क्या क्या है? डैम्स को बेटर करने की जरूरत है। डैम्स का जो अपकीप है या अपग्रेडेशन है उसको टाइमली करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं? 2021 में क्या आया है? डैम सेफ्टी एक्ट आया है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021। डीएसए के बारे में पढ़ लेना क्या है। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में आया। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया भर में जो डैम्स हैं उनका समय समय पे रख रखाव, मॉनिटरिंग, ठीक है, वो आजकल के समय से तालमेल खाते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अपग्रेड करना, ये सारा काम डैम सेफ्टी एक्ट का है। इफेक्टिव डैम सेफ्टी एक्ट लाया क्यों गया है? फॉर द इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ डैम्स इन इंडिया। डीएसए के तहत एक बॉडी बनाई गई है, क्या? एनडीएसए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ठीक है, और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? इलीगल माइनिंग है, जो एंथ्रोपोजेनिक कारण है उसी का रिवर्स इंजीनियर कर दो। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हम फैला रहे हैं, ठीक है, उसको रोकना। जो शहरीकरण हो रहा है या औद्योगिकरण हो रहा है अनब्रिडल्ड, रेगुलेटेड ठीक है लेकिन अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको रोकना। मतलब जो हैफेजर्ड प्लानिंग है, हैफेजर्ड प्लानिंग को रोक के ऑर्गेनाइज प्लानिंग करना, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और बताओ, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग, ये सारी चीजें कंट्रोल करना। एक वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट है ड्रिप, ठीक है, ये सब आंसर में डैम सेफ्टी पे क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रिप, ड्रिप क्या है? वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोग्राम है इंडिया का। इंडिया में जो डैम्स हैं उनको क्योंकि हमारे जो डैम्स हैं वो 100 साल पुराने हैं, बहुत पुराने, अंग्रेजों के बनाए हुए डैम्स हैं, ठीक है, पानी आज भी बरस रहा है। तो जो डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई को तो डीकमीशन हो जाना चाहिए था, कई डैम्स को डीकमीशन होके नए डैम्स बनने चाहिए थे, लेकिन आज भी वही पुराने डैम्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ड्रिप, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करना चाहिए? भारत को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके जो अपने डैम्स हैं उनका अच्छे तरीके से रख रखाव करना चाहिए, उनका अच्छे तरीके से रख रखाव करना चाहिए। और कौन कौन सी एजेंसी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्ले में या पिक्चर में आ सकते हैं? डिजास्टर भी हो रहा है ना, तो क्या आएगा? हाँ, एनडीएमए, एनडीएमए और एसडीएमए में बेहतर समन्वय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कि सबसे पहले तो हमको रोकना है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो जा रहा है तो कौन पिक्चर में आएगा? एनडीएमए, मतलब डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डीएम एक्ट के अंदर कौन कौन सी दो बॉडीज हैं? एनडीएमए है और दूसरा एसडीएमए है, ठीक है, इसके अंडर और क्या है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, जो फोर्सेस होती हैं, जो हेलीकॉप्टर से रिहैब रेस्क्यू करती हैं, ठीक है, तो इनका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके अलावा हमने 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई थी, साथ ही साथ हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल वाटर पॉलिसी, ये क्या कर सकती हैं? जो वाटर बेसिन है, वाटर फ्लो है सरफेस पे, उसके इफेक्टिव रेगुलेशन के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ये सारी बॉडीज अगर अपना काम अच्छे से करने लगे, एनडब्ल्यूपी, सीडब्ल्यूसी, ठीक है, फिर आपका ये जो एक्ट है डैम सेफ्टी एक्ट, बियास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है, अभी क्या है, ये इन साइलो अप्रोच है,
ये अकेले में ऑपरेट करती हैं, आपस में इनका समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन ये अगर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रभावी समन्वय बना पा रही हैं, तो क्या होगा? उसका असर ये होगा कि ये जो पंजाब अभी आपका बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन हो गया है, इससे हम उभर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके कीवर्ड से इन सब के बारे में पढ़ लेना। सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में आई थी। एनडीएमए क्या होता है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट जब करोगे तब पता चलेगा। ड्रिप के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, 3-4 लाइन। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है डैम को रिहैबिलिटेट करने के लिए। फिर डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में पढ़ लेना। अभी इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन आ चुका है डैम सेफ्टी पे। जिसने जिसने पीवाईक्यू देखा है उसको क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन इनिशिएटिव्स। अगला जो न्यूज आइटम है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। दो 2025 मार्च अप्रैल के महीने में ये जो बिल है लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया था। लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया था और इसको प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी। सितंबर 1 से ये लागू हो चुका है। सितंबर 1 से 2025 से ये लागू हो चुका है। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका? फॉरेनर्स एक्ट, क्या मंशा हो सकती है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका? ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट हो गया। मतलब ये एलिगेशंस लगते हैं ना कि भाई बांग्लादेशी घुसा रहे हैं, ठीक है, रोहिंग्यास घुसा रहे हैं। तो इस कंसर्न सिटीजन्स के, जो बोनाफाइड सिटीजन्स हैं, इनके कंसर्न्स को हटाने के लिए हमने क्या किया है, मतलब सरकार ने क्या किया है, फॉरेनर्स एक्ट लेके आए, इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 2025 को लेके आए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एंट्री, एग्जिट और स्टे है फॉरेनर्स का, ठीक है, इसको प्रभावी ढंग से रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, एंट्री, एग्जिट और स्टे किसका? फॉरेनर्स का। इंडिया में इनका जो एंट्री, एग्जिट और स्टे है फॉरेनर्स का, उसको इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाए। पूरे प्रकरण में ट्रांसपेरेंसी है, वो हम ला पाए, इसलिए आपका इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 2025 लिया गया। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के पास कानून नहीं था। हमारे पास कानून था, 4 अलग अलग कानून थे, 4 अलग अलग समय के बने हुए कानून थे। तो इसकी वजह से क्या था, जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज रहेगा, एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेके मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज रहेंगे, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आती है। गवर्नेंस है वो क्या हो जाती है, लचर हो जाती है। ठीक है, अधिकारी जो भी रहेगा वो सोचेगा कि इस एक्ट में पढ़ें कि उस एक्ट में पढ़ें, इस एक्ट में कुछ और लिखा है, उधर कुछ और लिखा है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता था, मैल गवर्नेंस हो जाती थी। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि अलग अलग कालखंड में 4 एक्ट्स बने थे और ये 4 एक्ट्स जो हैं वो फॉरेनर्स और इमिग्रेशन के एंट्री, एग्जिट और स्टे को रेगुलेट कर रहे थे इंडिया में। तो द प्रोसेस वाज वेरी कम्बरसम, राइट? प्रोसेस वाज वेरी कम्बरसम, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एट टाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी एज वेल, कॉन्ट्राडिक्टरी भी थे। इसी कम्बरसम प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए भारत सरकार क्या की है, इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट लाई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एंट्री, एग्जिट, स्टे है फॉरेनर्स का इंडिया में, इसको प्रभावी ढंग से रेगुलेट किया जाए, एक चीज। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। कैसे लाई जाए? कंसोलिडेट करके, कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग लॉ, कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग 4 लॉस। मैंने आपको बताया कानून थे, लेकिन कानून क्या थे, मल्टीपल कानून थे, अलग अलग कालखंड के, अंग्रेजों के समय के कानून थे, ठीक है, आजाद भारत के भी कुछ कानून थे। तो इससे क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी थी, प्रोविजंस थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे, तो इससे कंफ्यूजन बहुत होती थी, कस्टम्स वालों को बहुत कंफ्यूजन होती थी, सशस्त्र सीमा बल है जो आपका नेपाल भूटान बॉर्डर पे रहते हैं, उनमें कंफ्यूजन रहती थी। इन कंफ्यूजन को हटाने के लिए, हमने एक कंसोलिडेटेड लॉ बना दिया है। जो 4 एग्जिस्टिंग लॉज थे वो कौन कौन से थे? एक तो पासपोर्ट एक्ट था, कब का बना हुआ? अंग्रेजों के समय का, 1920 का।
पहला कानून। दूसरा जो कानून है वो क्या है? रेगुलेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। ये भी अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून, 1939। तीसरा कानून भी फॉरेनर्स एक्ट, ये भी आजादी के पहले का, 1946 का। और इंडिपेंडेंट इंडिया में एक कानून था, इमिग्रेशन एक्ट जो बना है आपका सन 2000 में। तो इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 2025 आने के पहले जो ये फॉरेनर्स का जो एंट्री एग्जिट स्टे है, वो चार ये कानून है वो रेगुलेट कर रहे थे। जो चार ये कानून है वो रेगुलेट कर रहे थे। इन्हीं चार कानूनों की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, कंफ्यूजन आ रहा था। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने इन चारों को सब्ज्यूम कर दिया है, मतलब कंसोलिडेट कर दिया है। अब चारों निरस्त हो गए। अब हमारे पास एक सिंगल कानून है, एक सिंगल कानून है जो कंफ्यूजन हटा रहा है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस थे उनको हटा रहा है। ठीक है, जो प्रोसेस है एंट्री एग्जिट स्टे का उसको और ज्यादा सीमलेस बना रहा है। अधिकारी वर्ग में जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर रहा है। नहीं है बस समझ में आ गई? ठीक है, तो आपका ये जो चार कानून है इनको कंसोलिडेट करके हमको अब एक यूनिफाइड कानून मिल गया है, एक यूनिफाइड लॉ मिल गया है। ठीक है, क्या फीचर्स हैं इसके? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? फीचर्स ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, इट कंसोलिडेट्स फोर एग्जिस्टिंग लॉस। दूसरी चीज कि ये ले डाउन कर रहा है कि क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। कुछ कंट्रीज हैं जहां से सिर्फ आने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट। कई कंट्रीज हैं जहां से आपको पासपोर्ट वीजा दोनों चाहिए होता है। कुछ कंट्रीज जैसे नेपाल भूटान है, वहां से आने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग सेट ऑफ कंट्रीज हैं। तो पहले भी चीजें मेंशन थी लेकिन अलग अलग कानून, ये ऊपर जो हमने कानून देखे हैं अलग अलग जगह मेंशन थी। अब क्या है, आपने एक ही कानून के तहत एक प्रावधान बना दिया कि क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग सेट ऑफ कंट्रीज से। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, कंफ्यूजन था, वो क्या हुआ? वो हट गया। तीसरी चीज जो है डेसिग्नेशन ऑफ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। इस कानून में, जो नया कानून आया 2025 में, इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डेसिग्नेट कर दिया गया है कि फॉरेनर्स जो हैं वो कहां से घुसेंगे, कहां से बाहर निकलेंगे। ऑफिशियली क्या किया गया है, इनको डॉक्यूमेंट कर दिया गया है कि कहां से घुस सकते हैं। एयरपोर्ट से आ सकते हैं, फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। क्या है, नेपाल भूटान से आ रहे हैं तो रोड के माध्यम से आ रहे हैं, यानी एयरपोर्ट, लैंड पोर्ट, और तीसरा शिप से आ सकते हैं, सी पोर्ट्स। इन तीन माध्यम से आ सकते हैं। तो कौन कौन से नोडल या कौन कौन से चोक पॉइंट्स हैं, ये सारे डेसिग्नेट कर दिए हैं इस एक कानून के अंदर। नहीं है ये बात समझ में, कि ग्रेटर क्लैरिटी रहे। अब इससे होगा क्या, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, आपने देखा होगा बॉर्डर पे अलग अलग एजेंसियां रहती हैं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां कौन कौन रहेगा? कई एजेंसियां, भारत की कई एजेंसियां रहेंगी ना, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी रहेगी। ठीक है, अब वहां पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है तो कस्टम वाले भी बैठे रहेंगे। ठीक है, एफआरआरओ भी रहेगा, मतलब फॉरेन रजिस्ट्री ऑफिस जो है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्री ऑफिस है, कि कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसका पासपोर्ट चेकिंग, उसके पास वीजा डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है, ये सारे के लिए एफआरआरओ बैठाया जाता है। तो जब आपने पॉइंट्स डेसिग्नेट कर दिए तो आपने सब कुछ केंद्रीकृत कर दिया। अब मान लो हमको नया कोई पोर्ट बनाना है जहां से हम एंट्री एग्जिट को सुगम बनाए फॉरेनर्स के लिए, तो जो विभिन्न एजेंसियां, उनके पास एक क्लियर कट रोड मैप रहेगा, एक टेम्पलेट रहेगा कि हमको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। दिस हैपेंस थ्रू डेसिग्नेशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। चौथा जो फीचर है वो क्या है, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं उनको ज्यादा पावर दे दी गई है, मोर पावर टू
इमिग्रेशन अथॉरिटीज, कि जितने ये एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, यहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठेंगे, उनकी क्या पावर रहेगी उसको बढ़ा दिया गया है। उनका से लास्ट होगा कि किसी फॉरेनर को घुसने देना है कि नहीं घुसने देना, वो स्क्रीन करेगा कि ये बोनाफाइड है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए और अधिक पावर दे दी गई है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को या इमिग्रेशन अथॉरिटीज को, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे आपका बैठे रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या फाइन्स रहेंगे? कोई जंगल के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा है, रोहिंग्याज हैं जैसे, या बांग्लादेशी हैं, या बॉर्डर जो आपका कटीले बाढ़ लगे रहते हैं, बाढ़बंदी जो हो रखी है उसको काट के घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो क्या फाइन्स उसको देने पड़ेंगे? ये सारी चीजें इस कानून में मेंशन की गई है। तो इससे क्या है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, ऑफिसर्स की हाई हैंडेडनेस नहीं रहेगी। जब आपके लॉज हैं वो अच्छे से डॉक्यूमेंटेड रहते हैं, अच्छे से रिटर्न रहते हैं, तो क्या रहता है, आप जो डिस्क्रिशन है अधिकारी का वो काटते हैं, सरकारी मुलाजिम है उनका डिस्क्रिशन काटते हैं। अवेयर सिटीजन कैसे बात करते हैं? एक ग्रामीण व्यक्ति और एक अवेयर सिटीजन है। ग्रामीण व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको दबाना, उसको सप्रेस करना इजी है सरकारी मुलाजिम के लिए, बट सो इज नॉट द केस विथ अवेयर सिटीजन। उसको कानून पता है। कानून कैसे पता है? क्योंकि सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेड है, सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, इस एक्ट में प्रोविजंस जो हैं बहुत साइंटिफिकली डाले गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि ऑफिसर्स के पास पावर भी रहे लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ। पावर भी बढ़ाई गई है लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, और दूसरा जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, फॉरेनर्स जो इंडिया में आना चाह रहे हैं, इंडिया से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके पास भी क्या है, उनके पास भी एक प्रेडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि अब सब कुछ लिखित है, रिटर्न तौर पे डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ। हालांकि इसमें कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। एग्जेम्पशंस क्या हैं? मतलब पासपोर्ट वीजा को लेके लिबरलाइज की गई हैं कुछ चीजें। तो पहला है आपका, जैसे नेपाल और भूटान, नेपाल एंड भूटान, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया में कैसे घुस सकते हैं? बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के घुस सकते हैं। तो इनको एग्जाम्प्ट रखा गया है, इनको एग्जाम्प्ट रखा गया है। दूसरा कौन? अब हम रेफ्यूजी कन्वेंशन है उसके सिग्नेटरी हैं कि नहीं है? रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन इंडिया क्या है, रेफ्यूजीज के लिए शुरू से मतलब सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव बीन वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉजेज ऑफ रेफ्यूजीज। ठीक है, तो हमने जगह किसको दी है? बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हैं उनको भी जगह दी है, तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं। दलाई लामा कहां रहते हैं? हिमाचल में। कहां पे? धर्मशाला, सुना है ना? तो तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। सो वी हैव कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशन, फिर से इनको एग्जेम्पशन में डाला गया। तीसरा कौन है? बवाल किस चीज पे हुआ था इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में? दो चीजों को लेके, सीए एनआरसी, सुना है ना नाम? तो सीए में हमने किसको एग्जाम कर रखा था? जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश, यहाँ के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको इंडिया में कैसे सिटीजनशिप दी जाए, ये सारे प्रोविजंस, मतलब रेफ्यूजीज बना के कैसे लाया जाए और यहाँ पे उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। ठीक है, तो तीसरा है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इन तीन देशों से, माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जो दिसंबर 31 2024 तक आ चुके हैं। अभी नोटिफिकेशन उसके बाद का नहीं आया है, लेकिन दिसंबर 31 2024 तक जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट आ चुके हैं इन देशों से, ठीक है, उनको एग्जम्प्ट रखा गया है। चौथा जो एग्जम्पशन है वो किसका है? श्रीलंकन तमिल्स, जो 2015 9 जनवरी 2015 तक 9 जनवरी 2015 तक जो श्रीलंकन तमिल्स आ चुके हैं इंडिया में, क्योंकि श्रीलंका में हमको क्या देखने को मिलता है, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है किन दो ग्रुप्स के बीच में है? सिन्हालीस के और तमिलियंस के बीच में। तो तमिलियंस का आपका प्रोसिक्यूशन था, तो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, ठीक है, तमिलियंस हमारे यहाँ से एक समय से गए थे, तो अब वो प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, तो हमने क्या कर रखा था, अपने गेट्स ओपन कर दिए थे। ठीक है,
वो हमने कंटिन्यू रखा आपका 80s 90s ऑनवर्ड्स। तो श्रीलंकन तमिल जो 2015 9 जनवरी 2015 तक जो आ चुके हैं उनको भी हमने एग्जेम्प्ट कर रखा है, उनको भी हमने एग्जेम्प्ट। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं या मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो पीस कीपिंग में जाते हैं, ठीक है, या इंडिया के जो फॉरेन कंसुलेट्स में पोस्टेड होते हैं, एम्बेसीज में पोस्टेड होते हैं, मिलिट्री अटैची जिनको कहा जाता है, वो जाते हैं तो साथ में उनका परिवार भी जाता है, उनका परिवार भी जाता है। तो इन लोगों को हमने एग्जाम्प्ट कर रखा है। इस जो प्रोविजंस हैं जो आम लोगों पे लगेंगे, आम फॉरेनर्स पे लगेंगे, इन सेक्शन ऑफ, ऐसा नहीं है कि इन पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनकी भी होगी, लेकिन दे वोंट गो थ्रू द सेम, दे वोंट गो थ्रू द सेम स्क्रीनिंग जो नॉर्मल आपके फॉरेनर्स हैं वो गो थ्रू करेंगे। नहीं है ये बात समझ में, ठीक है। सो दिस इज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। डिजाइन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कई पासेस हैं हमारे, कस्टम्स की चौकियां हैं। अब यही बेटर करना है ना, स्मगलिंग तो होती है उस रास्ते, लेकिन पुलिस है तो चोर भी तो होगा ही, ऐसा। हाँ, क्योंकि नेपाल उतना बड़ा थ्रेट नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वही तुम पाकिस्तान चले जाओ तो पाकिस्तान में एकदम बार्ब्ड वायर की फेंसिंग है, बीएसएफ की चौकियां हैं, क्योंकि नेपाल उतना बड़ा थ्रेट नहीं है हमारे लिए। सारे बॉर्डर्स होमोजेनस नहीं है, मतलब द काइंड ऑफ थ्रेट वी गेट टू सी फ्रॉम पाकिस्तान या बांग्लादेश, सो इज नॉट द केस विद नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल भूटान में देखो जो एजेंसियां भी हैं लगी हैं, वो कौन सी हैं, रिलेटिवली थोड़ी सी सशस्त्र सीमा बल लगी है। सशस्त्र सीमा बल उतनी इक्विप्ड नहीं है जितनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो असलहे हैं वो सशस्त्र सीमा बल से ज्यादा है, क्योंकि वहां से क्या है, टेररिस्ट भी घुस रहे हैं, आरडीएक्स भी आ रहा है, आईडी भी आ रहा है, लेकिन नेपाल उतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो ये है मतलब सीन, ठीक है। पंजाब में बाढ़ एक चिरस्थायी समस्या बनती जा रही है, इसके क्या कारण है, बार बार आने वाली बाढ़ की विभीषिका को कम करने और बेहतर तैयारी में मदद करने के लिए उपाय सुझाएं। पंजाब फ्लडिंग इज गेटिंग अ पेरेनियल इशू, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, suggest measures which can help in mitigating the vagaries of frequent flooding and better preparedness। चिरस्थायी मतलब एक परमानेंट समस्या बनती जा रही है, बहुत फ्रीक्वेंट होता जा रहा है। देखा ना 4 साल में 3 बार आ गया, 2019 नहीं मतलब 6-7 साल में 3 बार, 2019 आया, 23 आया, फिर 25 में आ गया है। कर लोगे ना, आज ही के सब्जेक्ट मैटर से हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें सब कुछ दिखना चाहिए, मतलब आंसर में आपके मैक्सिमम ड्रिप भी दिख जाए, सीडब्ल्यूसी, नेशनल वाटर पॉलिसी, ठीक है, डैम सेफ्टी एक्ट, डीएसए 2021, एग्जामिनर को ये सारी चीजें दिखनी चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। तो उसके पास पॉइंट काटने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। फिर कल मिलते हैं।